स्पेशली सिंथेसिस यूपी बोर्ड के 12th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इसका मतलब होता है सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का विस्तृत रूप, यानी बहुत बड़े पैमाने पे, और जब सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो होता है संश्लेषण, यानी संक्षिप्त रूप, छोटा सा रूप। एनालिसिस में जैसे हम लोग एस्से पढ़ते हैं, आर्टिकल होता है, या फिर कोई राइटिंग स्किल, सब क्या होता है एनालिसिस, जो एक टॉपिक पे बेस्ड होकर काफ़ी ज़्यादा लिखे जाते हैं। लेकिन सिंथेसिस का मतलब होता है जो संक्षिप्त रूप, यानी छोटा रूप। जैसे लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो उसका संयोजन होगा इनटू वन न्यू सेंटेंसेस, वो एक नया सेंटेंस बनाएगा। या तो सिंपल हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड, क्योंकि ये सिंथेसिस का ही पार्ट होता है। सिंथेसिस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फिर होता है कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है कि जिसमें वर्ब, यानी वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब, जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या केवल एक हो, यानी ऐसे सेंटेंस जिसको हम कंबाइन करें तो सिंपल बनाने के बाद उसकी फाइनाइट की संख्या कितनी हो, एक हो। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे वर्ब जिस पर इसके सब्जेक्ट के नंबर का प्रभाव पड़े। नंबर माने वचन का प्रभाव पड़े, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सेंटेंस कितने भी हों, उसका फाइनाइट वर्ब एक हो जाता है, उसे ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा है वाज, ये भी फाइनाइट वर्ब है, वाज यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब। तो 2 फाइनाइट वर्ब को मिलाकर हम एक फाइनाइट वर्ब कर देंगे, यही सिंपल सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए ही वाज अ लीडर, ही वाज फियरलेस। तो पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि फियरलेस क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता को बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, लीडर, नाउन है, तो इसी के पहले लगेगा। तो जैसे लिखा ही वाज अ फियरलेस लीडर, तो ये सेंटेंस कंबाइन हो गया सिंपल में। हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब कितने हैं, एक है, और जबकि पहले कितने थे, 2, तो ये फाइनाइट वर्ब एक हो गया है, तो इसीलिए इसको हम सिंपल कहते हैं। बाकी इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग ध्यान रखते हैं कि जितने भी सेंटेंस हम कंबाइन करते हैं इसमें फाइनाइट का कोई झंझट नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ता है और ये क्लॉज का निर्माण करता है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज 2 प्रकार के, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम लोग इसमें क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इसको हम जोड़ सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। जैसे लिखा है जॉन बॉट अ बुक, जॉन ने किताब खरीदी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट माने वो बुक जो थी बहुत ही रुचिपूर्ण थी, तो हम लोग लिख सकते हैं जॉन बॉट a book which was very interesting। यहां पे आ गया विच का मतलब यहां कौन सा नहीं, यहां पे क्या होगा जो, और किसके लिए, क्योंकि ये बुक है, बुक नॉन लिविंग है, इसलिए यहां पे क्या आया है, विच आया है। बाकी इसको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर हम यहां पे विच का ही प्रयोग क्यों किए। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है कि कंजक्शन हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, अल्टरनेटिव। तो इन 4 प्रकार से हम इस सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो जैसे लिखा ही इज स्लो, ही इज श्योर। जैसे स्लो क्या है, ये पहले तो बता रहा है वह बहुत धीमा है, फिर कह रहा है वह निश्चित है। तो यहाँ पे पहला दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए, विरोध के लिए हम लोग एडवर्सेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही इज श्योर, ही इज स्लो बट श्योर। स्लो है, धीमा है, लेकिन वो क्या है, निश्चित है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सिंथेसिस करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। बस आगे हम इसको डिटेल में समझते हैं कि सिंपल कैसे बदलता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बदलता है और कंपाउंड कैसे बदलता है। आगे है हमारा कंबाइन 2 और मोर टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस।
हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को यानी सिंपल सेंटेंसेस को मिलाएंगे और उसके बाद भी हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। बस फर्क कितना होगा कि इसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से ज्यादा होगा, दो या दो से अधिक, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब क्या होगा, फाइनली एक ही होगा। इसको हम रफली समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हम लोग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के फ्रेज को, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हों, जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये क्या कहलाता है, फ्रेज। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव का फ्रेज हो उससे हम जोड़ते हैं। जिसमें एडवर्ब या एडवर्ब का फ्रेज है उसको हम प्रयोग करके हम सिंपल बनाते हैं। कभी कभी नाउन की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको अपोजिशन मतलब पास पास बगल में ही रख देते हैं, बहुत दूर नहीं रखते। पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, यानी जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। अगला है इन्फिनेटिव, जो आप लोग जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, नाउन और जीरन को हम प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं। तो पहला टॉपिक समझते हैं जो लिखा है बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। कैसे एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का हम प्रयोग करके सिंथेसिस में सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो एडजेक्टिव होता है, आप लोग जानते हैं इसका मतलब विशेषण होता है, और ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता क्वालिटी को बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, और ये उसी के पहले आकर लग जाता है जिसकी ये विशेषता बताता है। तो जैसे हम देखते हैं लिखा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। इट इज इंटरेस्टिंग, इट का मतलब ये जो बुक है, बुक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, बुक को। बुक क्या है, नाउन है, तो ये इसी के पहले आकर लग जाएगा। दो वर्ब है, दो वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा आई एम रीडिंग, फिर उसके बाद है आ बुक, लेकिन बुक कैसी, इंटरेस्टिंग, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, ये हो गया। अब ये एडजेक्टिव नाउन के पहले आ गया, तो ये सिंपल में सिंथेसिस हो गया, वर्ब भी एक आ गया। नेक्स्ट है देयर इज अ गर्ल इन द रूम सी इज सिंगर। तो इन्होंने कहा कि देयर इज अ गर्ल, एक गर्ल है, कहाँ, इन द रूम, कमरे में, सी इज सिंगर, और वही क्या है, सिंगर है। तो ये स्पेसिफाई किसको कर रहा है, इन द रूम को, तो क्या होगा, अ गर्ल इन द रूम। आज एडजेक्टिव का कार्य ये कर रहा है, लेकिन ये क्या है, फ्रेज के रूप में है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो क्या हो गया, अगर इन द रूम, यानी स्पेसिफाई कर रहा है जो कमरे में, इज आ सिंगर, वो क्या है, एक गायिका है। नेक्स्ट है ही सा बर्ड, इट वॉज ग्रीन, इट का मतलब बर्ड, बर्ड क्या थी, ग्रीन थी, तो ये विशेषता बर्ड की बता रहा है, इसके पहले लगेगा तो हो जाएगा ही सा आ ग्रीन बर्ड। दूसरा हम लोग समझते हैं, दूसरा है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले समझते हैं जो एडवर्ब होता है ये क्रिया की विशेषता को बताता है, इसीलिए इसका नाम होता है क्रिया विशेषण। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड जब एडवर्ब कब क्लियर होगा, जब वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो इसका मतलब जब भी वर्ब को क्वालिफाई करता है उस वर्ड को लास्ट में एल वाई लगा देते हैं, ये लगभग होता है, लगभग एल वाई लगाकर उसको हम एडवर्ब बना देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ध्यान रखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो हम सेंटेंस के स्टार्ट में रख देते हैं, सबसे पहले स्टार्ट में लिखेंगे, या फिर हम मेन वर्ब के पहले लिखेंगे, मेन वर्ब के पहले लिखेंगे, या सेंटेंस के लास्ट में, एकदम लास्ट में लिखते हैं। मतलब इसको हम तीन अलग अलग तरह, अलग अलग जगह पर हम इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है ही कट डाउन द ट्रीज, उसने पेड़ को काटा, द कटिंग डाउन वाज स्लो, और उसका पेड़ का काटना क्या था, बहुत स्लो था। तो यहाँ पे स्लो शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, कटिंग डाउन की, और कटिंग डाउन कहाँ पे आया है, यहाँ पे वर्ब के लिए। तो इससे क्लियर होता है कि ये क्या है, स्लो एडवर्ब बनेगा। तो स्लो अभी तो है नहीं, इसमें एल वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोली। तो हम लिख सकते हैं ही स्लोली कट डाउन द ट्रीज, क्योंकि स्लोली क्या है, एडवर्ब है,
तो ऐसे नहीं, इसको हम और अलग लिख सकते हैं। सबसे सेंटेंस के स्टार्ट में स्लोली कॉमा ही कट डाउन द ट्रीज, ये भी सही है। अगला हो सकता है ही कट डाउन द ट्रीज स्लोली, क्योंकि लास्ट में भी लग सकता है। टोटल 3 अलग अलग स्थानों पे लग सकता है। नेक्स्ट है मोहन एस्केप द एक्सीडेंट, इट वाज फॉर्चुनेट, मोहन दुर्घटना से बच गया, वो उसका भाग्य था। तो भाग्य क्या था? उसका बचना। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो वो एडवर्ब बन जाएगा, तो हो जाएगा मोहन escaped the accident fortunately, ये हो गया एडवर्ब। इसका प्रयोग हम यहां भी कर सकते थे, मोहन फॉर्चुनेटली escaped द एक्सीडेंट, या स्टार्ट में हो सकता था फॉर्चुनेटली मोहन escaped द एक्सीडेंट। इसी तरह अगला है ही वॉज अ ग्रेट लीडर, इट वॉज सर्टेन, ये निश्चित क्या है कि वो लीडर है। तो यहां हो जाएगा ही वॉज अ ग्रेट लीडर सर्टेनली, तो यहां पे ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग नाउन नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो सबसे पहले कह रहा है कि नाउन या नाउन फ्रेज आए तो इनको एक दूसरे के पास रखो। कैसे? नाउन या नाउन फ्रेज आए तो इनको पास रखो, लेकिन ध्यान ये देना है कि इनको हम 2 कॉमा से अलग करते हैं, तो बाकी इसके बाद हम और भी लिख सकते हैं। तो हम ध्यान ये रखेंगे कि हम 2 कॉमा का भी प्रयोग करते हैं, 1 कॉमा का भी प्रयोग करते हैं, और कभी कभी 3 कॉमा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहां लिखा है माय ब्रदर, ये क्या है? नाउन है। फिर उसके बाद एन इंजीनियर, ये भी नाउन है। हिज नेम जॉन, ये भी क्या है? नाउन है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जब नाउन की संख्या ज्यादा आ जाती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? कॉमा के साथ लिखते हैं। जैसे लिखा है माय ब्रदर कॉमा, मतलब वही माय ब्रदर है जो क्या है? एन इंजीनियर, इंजीनियर है। फिर कॉमा लगाएंगे इज जॉन, और वो क्या है? जॉन। अभी ये सेंटेंस एक तरह से और बन सकता है, माय ब्रदर, फिर उसके बाद यहां लिख सकते हैं कॉमा करके जॉन, फिर कॉमा करके लिख सकते हैं इज एन इंजीनियर। मतलब उसी बात को हम घुमा के लिख सकते हैं, क्योंकि जॉन की ही दोनों क्वालिटी है। नेक्स्ट है दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पे क्या आ गया? फ्रेज आ गया। फिर भी हम वैसे ही लिखेंगे, मतलब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, कॉमा, और वही क्या जो एन ओल्ड सिटी, पुरानी शहर है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो भारत की क्या है? राजधानी है। हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा इज एन ओल्ड सिटी। तो हम इस तरह नाउन फ्रेज को आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसमें लिखा हुआ है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि पहचानेंगे कैसे, क्योंकि 2 सेंटेंस आएगा, और अगर दोनों सेंटेंस के बीच में जो वर्क होगा, कार्य होगा, उसमें बहुत ज्यादा गैप ना हो, बहुत ज्यादा गैप ना हो, यानी पहला काम खत्म हो, दूसरा नया काम उससे जुड़ा हुआ हो, तो वहां हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हम ध्यान देंगे कि पहले वाले वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर पहला काम दूसरे काम से, अगर मान लीजिए पहला जो वर्क होगा और दूसरे वर्क से अधिक अंतराल हो, गैप ज्यादा हो, और उसके साथ हम लोग ध्यान देंगे कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा नया काम चालू होगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे? पहले वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैविंग, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें अधिकांश वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि किस फॉर्म में बनता है? पैसिव में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो थर्ड फॉर्म आता है इसी को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ये क्या करता है? एडजेक्टिव की तरह यूज करता है।
तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जैसे लिखा ही जंप्ड अप, वह ऊपर कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ऊपर कूदा और कहीं भागना है तो तुरंत भागेगा, उसमें गैप नहीं है। तो जाहिर सी बात ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वर्क है फिर सेकंड वर्क है, इसमें हम लोग ध्यान ही रखेंगे कि पहला काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी जंप्ड को हम जंप बोलेंगे और जंप हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जंपिंग अप, कॉमा लगाएंगे क्योंकि 2 बार ही आया हो तो एक बार लिखेंगे ही रैन अवे। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट टू मार्केट। तो पहले काम समाप्त करने के बाद मार्केट जाने में काफी गैप हुआ, तो गैप को हम समझ जाते हैं कि क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां पहले वर्ब में क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हिज वर्क। और यहां पर भी सब्जेक्ट 2 बार सेम है तो एक बार लिखेंगे ही वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट है जैसे लिखा हो सी लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, वह अपनी टेक्स्ट बुक खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, वह इसकी खोज कर रही थी। सॉरी यहां पे सी होगा, तो यहां पे हो जाएगा सी लॉस्ट हर टेक्स्ट बुक। तो वो क्या हुआ कि यहां पे एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहां पे हो जाएगा सी सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। ध्यान दीजिए ये भी वर्ब था, ये भी वर्ब था, लेकिन सर्च जो यहां पे मेन वर्ब बना, लेकिन ये जो लॉस्ट है ये यहां पे नाउन के पहले आकर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आगे ध्यान दीजिए कि जब हम लोग पार्टिसिपल को अच्छे से समझ गए तो ये जो नेक्स्ट है हमारा यूजिंग नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब होता है, जब हम नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता, कर्ता को पूरी तरह से अलग अलग कर दें। अभी हमने इसमें पढ़ा तो हमने देखा ही और ही, यानी दोनों के सब्जेक्ट एक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ही होता और यहाँ पे कुछ और होता, दूसरा सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते कि ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट आ गए, यहाँ पे ही यहाँ पे दे, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ही लिख देंगे और यहाँ पे अगर दे है तो हम लोग दे लिख देंगे। कहने का मतलब कि लगाना पार्टिसिपल इसमें भी है, लेकिन सब्जेक्ट अलग आते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं। जैसे इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। इसका मतलब हुआ पुलिस पहुंची, मॉब, मॉब का मतलब उग्रवादी भीड़ जो उग्र होते हैं, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मतलब तितर बितर, इधर उधर हो गए। तो यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट पुलिस, मॉब, ये भी सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पुलिस के आने के बाद कुछ काफी गैप लग जाता है भीड़ को हटाने में। तो यहाँ क्या लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैविंग, लेकिन सब्जेक्ट को हम लिख देंगे द पुलिस हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव्ड, फिर क्या होगा, द मॉब डिस्पर्स्ड। ये बिल्कुल बदल जाएगा, सब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर, दोनों ऐसे रहेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पार्टिसिपल का हम प्रयोग करेंगे लेकिन सब्जेक्ट जहां जैसे है वैसे रहने देते। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि इसका यूज करते कहाँ, तो इसका यूज करते हैं वहां पे जहां पे पर्पस की बात है या एम, मतलब लक्ष्य या उद्देश्य की बात आती है, वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का। मतलब जिसमें हमें उद्देश्य दिखता है, जैसे लिखा है ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, ही कुड नॉट गिव एनी अवे, इसलिए कि वो दे नहीं सकता था। तो ना होने का उद्देश्य क्या था, नहीं दे सकता था, तो हम लोग ऐसे करेंगे ही हैड नो मनी। अब यहां पे लगाएंगे टू, और टू के लिए तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो कहां से मिलेगा, ही कुड नॉट नहीं, गिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू गिव एनी अवे। अब ये बताएगा
कि उद्देश्य है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पास कोई देने के लिए कोई पैसा नहीं था। आगे है आई हैव बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदी, आई शैल रीड इट, मैं इसे पढ़ूंगा, यानी किताब खरीदने का उद्देश्य क्या हुआ, पढ़ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बॉट अ बुक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, टू रीड इट, यहाँ पे क्या हो गया, रीड हो गया, इन्फिनिटिव बन गया। नेक्स्ट है ही सेंट हिज सन टू यूरोप, ही वांटेड टू एजुकेट हिम, वो उसने अपने बेटे को यूरोप भेजा, वो ही वांटेड टू एजुकेट हिम, वह उसे शिक्षित करना चाहता था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही सेंट हिज सन टू यूरोप टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड। यहां पे लिखा है, तो क्या लिखा है, ही सेंट हिज सन, उसने अपने बेटे को यूरोप भेजा, टू बी, यहां पे बी इसलिए आ गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा, टू के साथ इन्फिनिटिव बनाएगा, लेकिन अर्थ क्या होगा, शिक्षित करने के लिए उसको यूरोप भेजा। नेक्स्ट है हमारा, वो भी लास्ट है, बाय यूजिंग नाउन जीरंड विथ प्रीपोजिशन। आज हम लोग नाउन आया, जीरंड आए, लेकिन इसको हम प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग करते हैं। और आपको पता है जो जीरंड होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने के बाद, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हम लोग इसके साथ प्रीपोजिशन, तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो प्रयोग होते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। अगला है इंस्टीड ऑफ, के बजाय। ऐसे आता है ऑन, पर, ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब के कारण। तो जैसे देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो इसका मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। तो इसका हम प्रयोग करेंगे इन स्पाइट, क्योंकि सेंस यही है, तो होगा इन स्पाइट ऑफ। अब इसके साथ जीरंड होगा, इसमें क्या हो जाएगा, वर्किंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन, ये जीरंड, और इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा ही फेल्ड, अर्थ आ गया कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया, यानी बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। तो के कारण के लिए होगा ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पे वाज का आईएनजी जीरंड क्या हो जाएगा, बीइंग, और यहाँ पे हो जाएगा इल, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल, कॉमा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो अर्थ क्या आ गया, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ही सा हिज फादर, ही वॉज मच प्लीज्ड, वह अपने पिता को देखा, ही वॉज मच प्लीज्ड, वह बहुत खुश हुआ। तो इसका मतलब अपने पिताजी को देखने पर, तो हो जाएगा ऑन सीइंग हिज फादर, कॉमा ही वॉज मच प्लीज्ड। तो इस तरह से हमने देखा 7 जो सिंपल सेंटेंस के थे, कैसे सिंपल सेंटेंस के 7 नियम, अलग अलग मेथड्स हैं जिनके प्रयोग से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड। इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हम पूरे सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे।